Hello students, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut. आज अगेन सिविक्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड सिविक्स का यूनिट 2 का स्टेट गवर्नमेंट में ही फर्स्ट चैप्टर के बाद जस्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 है, इस वजह से सेकंड चैप्टर माना हमने इसको, है ना। अदरवाइज यूनिट के हिसाब से चले तो ये फर्स्ट चैप्टर ही काउंट होगा, लेकिन वैसे चल रहे हैं यूनिट के हिसाब से तो देन ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी सरकार का, गवर्नमेंट का हेल्थ के पर्सपेक्टिव में क्या रोल है। रोल मतलब कि क्या भूमिका है। ठीक है, जैसे किसी की लाइफ में किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर ये नहीं होता तो चीजें अच्छी होती या बुरी होती, तो उसी सेंस में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग हेल्थ के पर्सपेक्टिव में क्या देखेंगे, गवर्नमेंट का रोल देखेंगे कि गवर्नमेंट की हेल्प के बिना जो हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ का जो मुद्दा है, वो हमारे लिए सही होता है या गलत होता है। यानी कि एक समाज में अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है अगर हेल्थ के चीजों में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो कैसी हो सकती थी चीजें, उस बारे में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो एक पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हम मैंने तैयार किया हुआ है। देखिए, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे हेल्थ में, है ना। सेकंड करेंगे पॉइंट डिस्कस, व्हाट इज हेल्थ, यानी कि हेल्थ क्या है, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, है ना। एंड थर्ड पॉइंट है हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ केयर इंडिया के अंदर कैसा है वो डिस्कस करेंगे। देन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, ये डिस्कस करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट किस तरीके से हेल्थ केयर में जो सेक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व है ना। एंड थर्ड वन लास्ट, सेकंड लास्ट है हमारा हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या एक सही हेल्थ केयर सबके लिए इंडिया में अवेलेबल है, यानी उपलब्ध है, ये चर्चा करेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे हमारे चैप्टर में द केरला एक्सपीरियंसेस, यानी केरला की एक छोटी सी स्टोरी के एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या लोगों को करने चाहिए, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इन्वॉल्व होनी चाहिए, है ना। किस तरीके से गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। किस किस शहरों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस किस स्टेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल हम केरला का हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। जब भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट भी बनी होगी, और अगर गवर्नमेंट बनी है तो गवर्नमेंट उस कंट्री में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो, है ना, अच्छा हो या बुरा हो या किस तरीके का है अभी, ये सब जानने के बाद उसको सुधार करने के भी लिए उत्तरदायित्व रखती है। समझ में आया, यानी सरकार जो है वो ये चाहती है कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं वो स्वस्थ रहें, है ना, ताकि जो भविष्य में हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी स्वस्थ रहे। क्योंकि एक देखा होगा किसी भी घर में अगर माँ पीड़ित है, अगर वो एक माँ है जो वो संक्रमित है किसी चीज से या पीड़ित है किसी चीज से, मतलब कि बीमार है, उसको कोई डिजीज है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि उसकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें भी वो चीजें दिखाई पड़ेगी। क्या होता है कि कई बारी कुछ ऐसी ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं जो फैल जाती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, है ना। कई बारी जैसे हम छोटी सी बात करते हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको उस टाइम पे, जिस टाइम पे 9 महीने उसकी केयर देखभाल होनी चाहिए और उस टाइम पे उसको खाने के लिए नहीं अच्छा दिया जा रहा, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो उसका जो आने वाला बच्चा है, होने वाला जो बेबी है, वो कैसा पैदा होगा, माल नरिष्ट पैदा होगा, यानी कि कुपोषित पैदा होगा, है ना। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर अपने आसपास का एनवायरनमेंट और आप हेल्दी रहेंगे तो आपका आने वाला भविष्य भी हेल्दी रहेगा, है ना। चलिए, तो दिस कुड बी थ्रू अ प्रोविजन
of education, health, employment, housing, or the development of roads, electricity, etc. In this chapter, we shall examine the meaning and the problem related to health. कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हेल्थ केयर है वो किस तरीके से एग्जामिन की जा सकती है इंडिया के अंदर, और किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो उसमें इन्वॉल्व है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ के लिए ही जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए यहाँ पे इन्होंने और भी चीजें दी है। देखिए प्रोविजन है कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। रोड बन रही है तो भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ना। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो भी उसमें गवर्नमेंट इंक्लूड है, इन्वॉल्व है ना। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? तो सिंपल सी एग्जांपल, सिंपल सी एक डेफिनेशन हेल्थ की हो सकती है कि भाई हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बाहर से आप जो दिख रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ हैं, है ना। जो एक्सटर्नल इंजरीज हैं केवल उन्हीं को हेल्थ में काउंट नहीं किया जाता है। किन किन चीजों को हेल्थ में काउंट करते हैं हम? तो देखिए मेंटल, यहाँ पे देखिए फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि फिजिकली, यानी आपके बॉडी में, आपके शरीर में कोई इंजरी दिख रही है या आपको किसी कोई बीमारी है तो वो भी हेल्थ कहलाएगी अगर उससे हेल्थ आपकी अफेक्टेड होती तो। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड और हैं, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर इमोशनली आप वीक फील कर रहे हैं, जैसा अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका रोने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपके दिमाग में अभी कुछ चल रहा है जो कि आपको परेशान कर रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है ना। तभी तो आपका रोने का सेट जैसा मूड होगा। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि आप मेंटली प्रेशर में हैं या मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं तो एक तरह से आप भी अनहेल्दी कहलाएंगे। यानी कि इस तरीके से भी हम काउंट करते हैं कि सामने वाले की जो हेल्थ है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, इमोशनली भी कह सकते हैं क्योंकि इमोशन से जुड़े हुए होते हैं ये सारी चीजें, जज्बात वगैरह, है ना। आपका दिमाग भी इमोशन से जुड़ा हुआ है ना। कब आपको हंसना है, कब आपको रोना है, कब आपको लड़ना है, कब आपको खाना है, कब आपको पीना है, ये सब कौन बताता है? आपका दिमाग। तो आपका दिमाग जो है वो जो मेंटल स्टेट है आपकी, वो इमोशनली किसी चीजों, बहुत सारी चीजों से कनेक्ट होती है। ठीक है, इसका मतलब हम मेंटल और सोशल वेलबींग कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल, क्या आप किसी किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो, आपकी लड़ाई हो गई, अब उसने मना कर दिया कि भाई आप ये इससे कोई भी बात नहीं करेगा, है ना। तो आपके घर में भी किसी से नहीं बन रही, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, तो आप एक अकेले उसमें बैठे हुए हैं, आप सोशल नहीं है इसका मतलब, क्योंकि आपने वहां जो जहां बात करनी चाहिए, आप जहां पर अपना हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, खेल सकते हैं, वो एटमोस्फेयर आपको नहीं मिल रहा। तो एक तरीके से यहाँ पर भी आप कहेंगे कि अनहेल्दी, कैसे? सोशल नहीं है आप, है ना, सोशल वेलबींग कह सकते हैं। तो देखिए एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, कह रहे हैं जरूरी नहीं है क्या कि आप किसी चीज से या किसी बीमारी से, है ना, अफेक्टेड हो तभी अनहेल्दी माना जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दिस डेफिनेशन पुट फोर्थ बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डेफिनेशन है वो हमारे WHO के द्वारा दी गई है, emphasizes that health encompasses or not only the absence of illness but also included factors like the mental, emotional well-being, social connection and overall quality of life। देखिए अभी चर्चा की थी हमने क्या, कि मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। अगर आप इमोशनल अनहेल्दी दिख रहे हैं इसका मतलब आप अनहेल्दी हैं। ठीक है, अगर आप सोशल कनेक्शन से आप जुड़े हुए नहीं हैं इसका मतलब भी आप अनहेल्दी हैं। एंड सबसे जो मेजर फैक्टर कहलाता है वो हमारा फिजिकल ही कहलाता है। जैसे कोई डिजीज है आपको या कहीं चोट लग गई है तो इसका मतलब आप अनहेल्दी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर हमें बताती हैं कि सामने वाला बंदा हेल्दी है या अनहेल्दी है। और ये इन चीजों में सबसे ज्यादा अहम जो रोल है, जैसे अगर हम डिजीजेस की या हेल्थ केयर की बात कर लें, अगर इस जगह पे हम देखें कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इन्वॉल्व कौन है, तो इस चैप्टर को लेकर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से हमारा ये चैप्टर जुड़ा हुआ है हेल्थ के परस्पेक्टिव से। ठीक है, हाँ चलिए हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं।
तो इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर है वो किस टाइप की हेल्थ केयर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हेल्थ केयर इन इंडिया is characterized by a mix of public and private sector involvement with significant challenges and disparities across different regions and socio-economic groups. Here are some key aspects of healthcare in India. देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम बात करें इंडिया की कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, तो यहाँ पे दो वर्ड दिए गए हैं, इन दोनों वर्ड्स पर फोकस करिए, आपको बहुत ही जल्दी क्लियर होगा। देखिए पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है ना, इन्वॉल्वमेंट, यानी कि यहाँ पर इंडिया के अंदर दोनों ही सेक्टर हमारे हेल्थ केयर में इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? पब्लिक भी और प्राइवेट भी। तो हमने अगर पब्लिक और प्राइवेट की बात की है तो जनरल हम लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है ना, एक तरह से जो गरीब है या अपनी हेल्थ पर जो अच्छा खासा अमाउंट एक पे नहीं कर पाते किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी हॉस्पिटल को, तो वो तो जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्योंकि वहां उनके लिए सरकारी सेवाएं उपलब्ध है ना। और जो अपना जो सही एक स्थिति में है, अपनी जो उनकी स्थिति जो है वो सही है, तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे अपना प्राइवेट सेक्टर्स में इलाज, है ना। क्यों? क्योंकि उनको हो सकता है वहां सुविधाएं अच्छी मिले और वो पैसा, क्योंकि वो अच्छी फैमिली से हैं या अच्छा कमा रहे हैं, तो वो उस पर अच्छा खर्च कर सकते हैं। लेकिन कई बारी क्या होता है, जो हम गरीबों की अगर बात करते हैं तो वो ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा अपने इलाज के लिए नहीं होता है ना। जनरल आप देखते होंगे कई बार ऐसी चीजें आपके आसपास सामने को देखने को मिली होंगी कि किसी को इंजरी हुई या किसी का एक्सीडेंट हुआ या किसी को बीमारी आई तो उसने अपना घर गिरवी रख दिया, है ना। उसने अपने जेवर या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती किसी से उधार ले लिया, तो यहाँ तक नौबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते जो गरीब लोग होते हैं। तो हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर में तो हर कोई बंदा इलाज करवा सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या हमारे पास की एस्पेक्ट्स हेल्थ केयर हैं, हेल्थ केयर में है। देखिए सबसे पहला कह रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड वेरियस इनिशिएटिव टू इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस एंड आउटकम सच एज द नेशनल हेल्थ मिशन। देखिए तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक प्लानिंग, है ना, प्लानिंग बनाई और एक कह सकते हैं मिशन जारी जारी किया। कौन सा मिशन है ये? देखिए नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM। क्या है इसका एम? कुछ ना कुछ जब मिशन बनता है तो कोई ना कोई उसका एम भी होता है ना, उद्देश्य होता है कि भाई इसको क्यों बनाया हमने, क्यों किया। तो गवर्नमेंट का जो एम था इसको बनाने का वो क्या था? वो कह रहे हैं स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड द एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक। कह रहे हैं उन लोगों के लिए एसेंशियल मतलब जरूरी, और डायग्नोस्टिक और ड्रग्स का मतलब है दवाइयां और सेवाएं, है ना। दवाइयां और वो सेवाएं जिनकी उनको जरूरत है वो बनाने के लिए, एंड प्रमोट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। देखो मैटरनल अभी मैंने बात की थी कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो प्रेग्नेंट है ना, उसको उस टाइम पे न्यूट्रिशन की जरूरत है। अब अगर न्यूट्रिशन उस लेडी को नहीं मिल रहा तो उसके जो आने वाले बच्चा है उसकी उसकी भी हेल्थ खराब होगी और प्लस उसकी भी हेल्थ खराब होगी, है ना। तो यहाँ पे मैटरनल का मतलब यहाँ पे इससे है, एंड चाइल्ड हेल्थ, जो बच्चा है उसकी भी हेल्थ खराब होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम को भी लॉन्च किया गया था। एक हमने देखा कि NHM मिशन लाया गया और दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च 2018 में बनाई गई थी, लॉन्च की गई थी। और इसका एम क्या था? हेल्थ इंश्योरेंस देना लोगों को। हेल्थ इंश्योरेंस देकर फिर जैसे उनको कोई परेशानी होती है, उनको कोई डिजीज होती है, तो उनका जो इलाज होगा वो हर जगह इस कवरेज के तहत फ्री में होगा। और कितने तक होगा? हमारा 500 मिलियन तक, ओवर 500 मिलियन तक इसका इलाज होगा, ठीक है। आगे देखिए, चलिए देखिए टैक्सेस की अगर बात यहाँ पे आई है तो टैक्सेस की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हेल्थ केयर का चैप्टर, भाई टैक्सेस की बात तो नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे दिमाग में एक मुद्दा आता है बार बारी कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, है ना,
तो भाई सबको पता है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम लोग पे उनको कर रहे हैं तो डॉक्टर्स की सैलरी भी निकल रही है एंड प्लस में उसके स्टाफ की सैलरी भी जा रही है, क्योंकि हम अच्छा खासा उसको पे कर रहे हैं, है ना। लेकिन कभी मुद्दा दिमाग में ये भी आता है कि कई बार हम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसा हमसे लिया नहीं जाता, है ना, 1 रुपए का पर्चा बन गया या फिर कुछ थोड़ा बहुत 2 4 10 रुपए का खर्चा आ गया, है ना। तो वो जो इलाज हमारा जो लोग जो डॉक्टर्स हैं वहां पे जो फ्री में कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उसका जो मेंटेनेंस का, मशीनों का और डॉक्टर्स का सैलरी वगैरह कहाँ से आता होगा। कभी दिमाग में ये चीज आती है, सबके आती है ना। तो हर एक सरकारी सेवा, मैं सिर्फ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही हूँ, सारी सरकारी सेवाओं की बात कर रही हूँ, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको सैलरी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। सैलरी कहाँ से आता है उनका, गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, तो गवर्नमेंट वसूल करती है हर एक नागरिक से, क्या वसूल करती है, टैक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो टैक्सेस की बात इसलिए यहाँ पे आई क्योंकि हमें ये देखना है कि हम लोग जो आम जनता है, हमारे कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे क्यों करते हैं। तो घुमा फिरा के रीजन वही अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनके जो मेंटेनेंस और जो उनके जो लोग हैं, जिन लोग सरकारी सेवाओं पर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, जो आम जनता पूरी की, जो हम लोग जनता है जो है इंडिया के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। क्लियर है सबको। आगे देखिए, वाई पे टू टैक्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट यूजेस टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर द बेनिफिट्स ऑल सिटीजन्स। देखिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास प्राइवेट सेक्टर में इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, या किसी भी चीज को प्राइवेट, जैसे स्कूलों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम स्कूल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सरकारी स्कूल्स में कौन से बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं होता, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सरकारी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको सैलरी मिलती है ना। लेकिन वही सेम चीज अगर प्राइवेट स्कूल्स में देखें तो पेरेंट्स से फीस ली जाती है, तब वो टीचर्स को पे करते हैं, है ना। तो वहां पर फीस नहीं मिल रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर फीस नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स को पे नहीं हो रहा है, टीचर्स को पे हो रहा है। कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सेम चीज है। आगे देखिए, टू ऑल सिटीजन सम सर्विसेज सच एज डिफेंस। देखो और कहाँ कहाँ ये चीजें आती हैं, तो देखिए, डिफेंस में, पुलिस में, जुडिशियल सिस्टम हमारा पूरा, हाईवेज, है ना। कभी कभी जब हम रोड रोड से ट्रेवल करते हैं, हाईवे से ट्रेवल करते हैं, तो वहां पे टोल टैक्स वगैरह लगता है कि नहीं लगता, तो वो जनता से वसूला और गया सरकार के पास। सरकार उसको एज ए मेंटेनेंस में खर्च करेगी, या उसने जो वहां पर लोग लगा रखे हैं उन पर वो खर्च करेगी, ठीक है। तो एक तरह से हमारे टैक्सेस से वो पैसा सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, organize these services for themselves. Taxes fund developmental programs and services such as educational, health care, employment, social welfare, vocational training, etc. required for the needy citizens. And टैक्सेस लेने के बाद वो इन पैसों को, जो सरकार है वो इस पैसे को अलग अलग जगह पर खर्च करती है, जैसे हेल्थ केयर में खर्च करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, ठीक है, एजुकेशन, जैसे सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का भी हमने जस्ट एग्जांपल देखा, है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाती है, जैसे किसी को पार्लर का, है ना, एनजीओज बहुत सारे होते हैं, तो एनजीओज के थ्रू हम क्या करें, गवर्नमेंट एनजीओज हैं, है ना, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को पार्लर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लड़कियों को पार्लर सिखा रहे हैं, सिलाई सिखा रहे हैं, कढ़ाई सिखा रहे हैं, बुनाई सिखा रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी प्लानिंग के थ्रू हर किसी को उस टैक्सेस से, उस पैसे से लाभ या योजनाएं देती है, ठीक है। जो भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड फॉर द नीडी सिटीजन, जिनको जरूरत है, जो नीडी है उनके लिए ये बात बोली गई है ना। देखिए आगे देखिए, tax money is utilized for the relief and rehabilitation in case of natural disaster such as flood, earthquake, tsunami, space, new etc. Space, nuclear, and missiles program are also funded from the revenue collected as a tax. देखिए, अभी मैंने जस्ट बोला था कि जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए तो ये है, ये है ना। लेकिन क्या होता है, कभी कभी
नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं। नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक आया है ना, कुछ 2003 या 2004 में एक सुनामी आई थी, बहुत ज्यादा भयंकर टाइप की सुनामी थी, आई थिंक भुज में आई हुई थी, गुजरात में, है ना। तो वहां पे क्या हुआ था कि उस टाइम पे जितने भी वहां के 2 4 5 10 हजार लोग जो थे उससे अफेक्टेड हुए, और उनके पास ना खाने को था, ना पीने को था, ना रहने को था, ना सोने को, बेचारे ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता रहे थे, है ना। तो क्या करते हैं, जब अभी अभी कुछ टाइम पहले की ही अगर हम बात करें, तो ये जो उत्तराखंड में बादल फटे हुए थे चमोली के आसपास, है ना, वहां का सीन ले लेते हैं। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और उससे जो लोग, मतलब जिनके पास खाने को रहने को ये सब चीजें नहीं होती, एक तरह से वो रोड पे आ जाते हैं, उनके लिए भी सरकार योजनाएं लाती है, उनके लिए भी सरकार उनको हेल्प करने की कोशिश करती है। अब सरकार के पास जो पैसा है वो किसका है, वो हम जनता का है, टैक्सेस के थ्रू हमने दिया है। तो वो टैक्स का पैसा उन्होंने कहाँ पे खर्च किया, नेचुरल डिजास्टर्स वाले लोगों पर, जैसे कि फ्लड, बाढ़ आ गई तो लोगों के घर खत्म हो गए, खेती खत्म हो गई, है ना, खत्म इन द सेंस कि नहीं रही, क्योंकि बाढ़ आई तो वो सारा बह गया। अर्थक्वेक, सुनामी, है ना। एंड देखिए, और इसके अलावा कुछ मिसाइल्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर स्पेस वगैरह, है ना, देखेंगे स्पेस में जब न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम होते हैं तो वो भी फंड किए जाते हैं, और वो भी कहाँ से, रेवेन्यू कलेक्शन से ही फंड किए जाते हैं, एज ए टैक्सेस, है ना। गवर्नमेंट प्रोवाइड some services especially for the poor who cannot afford the purchase them from the market. One example is healthcare. देखिए, हेल्थ केयर पर इतना फोकस कर रहे हैं, भाई देखो बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट हेल्प करती है बहुत सारे सेक्टर्स में, पर हेल्थ केयर पर हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर ही हमारा हेल्थ केयर के बारे में है, इसीलिए हेल्थ केयर पर फोकस कर रहे हैं इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वन ऑफ देम उन्होंने लिखा है, वन एग्जाम्पल इज हेल्थ केयर, ठीक है। आगे देखिए, है ना, अभी हमने गवर्नमेंट की बात की। देखिए, जब एक पहलू को देखते हैं, हमेशा हमेशा की बात कर रही हूँ, जब किसी एक पहलू को किसी चीज की हम देखते हैं, तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें दूसरा पहलू भी देखना चाहिए, हमेशा ऐसा करना चाहिए। सिर्फ एक पहलू जानने से नॉलेज जो है वो आधी रहती है। तो हमने जो चैप्टर हमारा गवर्नमेंट के बारे में है कि गवर्नमेंट क्या क्या किस तरीके से इन्वॉल्व है हमारे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में या हेल्थ केयर में, लेकिन हम उसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा अभी गवर्नमेंट, अब हम देख रहे हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। A woman and her sick child at government hospital, according to UNICEF, more than 1 million children die every year in India from the preventable infection. देखो, कह रहे हैं कि क्या है कि अगर एक तरह से प्राइवेट को इलाज करवा लेता है देन ठीक है ना। अगर किसी को सरकारी हॉस्पिटल में ही मतलब उसके पास अगर कुछ ऐसा नहीं है कि वो अपना इलाज करवा पाए, तो वो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगा, है ना। तो प्राइवेट में तो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती हैं उसको, तुरंत ही बच्चा सेफ कर लिया जाता है। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट में ऐसी फैसिलिटीज जल्दी ना मिल पाए, क्योंकि पेशेंट बहुत सारे हैं, हो सकता है डॉक्टर्स कम हो या किसी और रीजन की वजह से, कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं, यूनिसेफ की अगर हम बात करें, जो एक रिकॉर्ड है, यूनिसेफ जो है वो एक संस्था है जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाई गई थी, है ना, इलाज के लिए। तो कह रहे हैं कि मोर देन अ मिलियन चिल्ड्रन डाई, कितना, 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो एवरी ईयर, हर साल मर जाते हैं। क्योंकि उनको एक प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से, मतलब जिससे बचाया जा सकता था, उसी से वो इन्फेक्ट होके मर जाते हैं। यानी कि एक डेटा रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि एवरी ईयर इतना इतना नुकसान होता है। और देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ अगर हमने जैसे अभी बात की थी प्रेग्नेंट लेडी की, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे को भी खतरा हुआ, है ना, न्यूट्रिशन की वजह से, बच्चे को भी सही इलाज ना मिल पाने की वजह से, हम ये भी कह सकते हैं। तो बच्चे को भी खतरा हुआ और प्लस उसकी माँ को भी खतरा हुआ, है ना। तो देखो, विमेन एंड हर सिक चाइल्ड, ठीक है, दोनों को ही खतरा है। देखिए, today the presence of private facilities can be seen all around. In fact, now there are large companies that run hospitals. Some are engaged in the manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every corner of the country. देखिए, अगर हम प्राइवेट फैसिलिटीज की बात करें तो हर जगह देखी जा सकती हैं, हर जगह। क्यों? क्योंकि आप किसी भी रोड पर जिसके आसपास कोई हॉस्पिटल है, उसके आप आसपास कम से कम 10 से 20 मेडिकल्स देख सकते हो, इजिली मिल जाते हैं एवरी कॉर्नर पे, ठीक है। तो वो वही कह रहे हैं कि जो लार्ज कंपनीज हैं उनसे भी हमारी, जैसे आप लोगों ने रेनबेक्सी के बारे में सुना होगा, सबने, रेनबेक्सी, है ना। रेनबेक्सी आज की डेट में इंडिया के आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पर टॉप मोस्ट कंपनीज में से आती है जो कि दवाइयां बनाती है,
ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इन चीजों को रन कर रहे हैं, और सम इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन, और कुछ जो कंपनीज हैं वो बना भी रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बना भी रही हैं, एंड सेल का मतलब, सेलिंग का मतलब उनको बेच भी रही हैं। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, कंट्री के हर जगह पर, स्पेशली मेडिकल्स, जहाँ हॉस्पिटल्स हैं वहां तो मिल ही जाते हैं, ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत दूर भी मिल जाते हैं। The Medical Council of India, the code, the medical ethics state every physician should, as far as possible, prescribe drugs with generic name, and she shall ensure that there is a rational prescription use of drug. देखिए क्या कह रहे हैं, कोई भी डॉक्टर है अगर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से चले, तो आपने कुछ लिखा उसको प्रिस्क्राइब किया कि भाई ये वाली दवाइयां ले लीजिए, तो वो बोल रहे हैं कि इनके हिसाब से कोई भी डॉक्टर, एक जनरल सा डॉक्टर भी, ही या शी जो भी है, तो वो क्या कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स, क्या बता सकता है कि एक रेशनल प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है कि भाई ये वाली दवाइयां आप जेनेरिक स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है। Healthcare and equality is adequate healthcare available to all. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is a illness in the family. देखो अभी मैंने जस्ट ये चीज आपके साथ डिस्कस की क्या, कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते इलाज को, है ना, तो वो क्या करते हैं, कई बार जब मेडिकल केयर जो है, फैसिलिटी जो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं, या फिर एक तरह से ऐसे मान लो कि बहुत ज्यादा दवाइयां जो हैं, किसी को अगर किसी डॉक्टर के पास गए, उसने 10,000 की दवाइयां लिख दी आपके लिए, है ना, और 10,000 आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ देखिए, बोरो मनी, क्या करेंगे हम लोग, बोरो मनी, है ना, when there is an illness in the family, अगर आपके परिवार में कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। some private services encourage incorrect practices to earn more, at time expensive alternative through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections, and saline when simple medication में, यहाँ पे ये गलत लिखा है, sufficient है, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं हम लोग, सफिशिएंट है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कई बार क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो पैसों की लालच में आके क्या कर देते हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली कॉस्टली दवाइयां, सेलाइन, इंजेक्शंस लिख देते हैं आपको, और होता क्या है बाद में क्या पता चलता है कि भाई हो सकता है कि ये बहुत ही, इसका जो इलाज था वो कैसा था, वो सिंपल मेडिकेशन से हो सकता था, मतलब सफिशिएंट का मतलब है यहाँ पे सही था, बस उतना ही हो सकता था, सफिशिएंट का मतलब बस उतना ही हो सकता था, कितना, जितना मतलब एक सिंपल मेडिकेशन में होता है उतना, लेकिन आपको पता चलता है कि क्या हुआ कि सम मेडिकल जो प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर्स की बात की गई है, जो डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं, कई बार दूसरों को फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इनको महंगा महंगा लिख दो, कम से कम पैसे ही आएंगे, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स की बात हो रही है, तो कुछ थोड़े से फ्लॉज भी हैं यहाँ पे, फ्लॉज का मतलब कमियां की बात की गई है, तो कुछ कमियां भी हैं यहाँ पे, वो डिस्कस की गई है। इनफैक्ट देखो बरेली का एक केस बताया उन्होंने, देखिए क्या हुआ कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड the all the medicines that they require during an illness, है ना, hence even for those whom one might not think as being poor, medical expenses causes hardship. It was reported in the study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expense. देखिए अभी हमने बात की थी कि कुछ लोग अगर कहीं पर भी उनको ये लगता है कि हमारी फैमिली या हमारी जान बचाई जा सकती है, तो ये सोचकर वो क्या करते हैं कि कुछ तो
हो सकता है कुछ, वही मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग कुछ बेच देते हैं, उनके पास कुछ गोल्ड वगैरह है तो उन्होंने बेच दिया और भाई इलाज करवा लिया, है ना। कुछ ऐसा भी करते हैं कि कहीं से पैसा उधार मांगा। तो वो कह रहे हैं एक सर्वे हुआ बरेली के अंदर और उन्होंने पाया, वहां पे देखा, जब एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें ये पता चला कि 40% जो लोग थे, जो वहां के जो पेशेंट्स ग्रुप था, वो क्या था, इलनेस की वजह से, यानी अपनी बीमारियों की वजह से, क्या, जो लोग थे वो तो या तो किसी से उधार लेकर आए थे या फिर क्या कर रहे थे वो, हाँ, वो या फिर कुछ बेच कर आए थे, यानी कि वो उस इलाज को जो उनके साथ हो रहा था वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उनका कहना है कि इलाज इतना महंगा नहीं होना चाहिए कि जो आम जनता है वो उसे अफोर्ड ना कर पाए, उसके लिए या तो उसे उधार मांगने की जरूरत पड़े या फिर वो कुछ बेच कर अपना, है ना, आगे उस चीज को करे। ये चीज बोला है। इन लास्ट वन देखिए, केरला एक्सपीरियंस। देखिए, इन 1996 की बात हमने की है ना, तो द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। अपने स्टेट में केरला की जो सरकार थी, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने कुछ अपने स्टेट में ही कुछ चेंजेस किए। वो क्या किए, 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। जो अपना 40% का जो उनका बजट था वो उन्होंने पंचायत के लिए इशू किया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। और उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ प्लान करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको दिया जाए। And this made it possible for a village to make sure that the proper planning was done for water, food and women's development and education। यानी प्रॉपर लोगों को पानी दिया जाए जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, फूड दिया जाए जिसकी वजह से न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना आए, है ना, न्यूट्रिशन अच्छा मिले, एंड विमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और उन लोगों को, विमेन को, स्पेशली विमेन के ऊपर फोकस किया उन्होंने, बोला कि उनको एक अच्छी एजुकेशन और उनको डेवलपमेंट के लिए तैयार किया जाए, प्रिपेयर किया जाए। दिस मीन that water supply scheme were checked and the working of school and Anganwadi was ensured and specific problem of the village were taken up। देखिए, आंगनवाड़ी की व्यवस्था जो की गई थी वो स्पेशली बच्चे और प्लस माँ दोनों के लिए की गई थी। आप देखेंगे जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर जब बच्चा 3 या 4 साल का, आई थिंक 4 से 5 साल का हो जाता है तब बच्चा जाता है ना। लेकिन जब आंगनवाड़ी की जो व्यवस्था है वो बच्चा लगभग 1 से 1.5 साल का हो जाता है तभी भी उसको भेजने लगते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे खाना प्लस खेलना एंड प्लस पढ़ना, तीनों चीजों पर फोकस किया जाता है। एंड अगर हम बच्चों का ना देखें और बच्चों की माओ का देखें, जो प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती हैं उनके लिए भी जो आंगनवाड़ी है वो वहां पे व्यवस्था की जाती है उसके न्यूट्रिशन के लिए, कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए प्रॉपर सही तरीके से, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो माल नरिष्ट पैदा ना हो। इस वजह से हेल्थ सेंटर्स वाज आल्सो इम्प्रूव्ड। जो हेल्थ सेंटर्स थे वो भी इस वजह से इम्प्रूव हुए। एंड ऑल ऑफ द हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन डिस्पाइट दीज एफर्ट्स। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remain and these needed to be addressed। कई बारी क्या होता था कि मेडिसिन की वजह से, कि कमी है मेडिसिन की, है ना, उस वजह से कई बार क्या होता था कि हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं होते थे, कि अगर कोई पेशेंट आया है तो बेड्स नहीं है ना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती थी। और कई बार डॉक्टर्स ही नहीं होते थे उस पेशेंट को अटेंड करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वो क्या कर रही थी, एक तरह से हेल्थ केयर को अफेक्ट कर रही थी। तो उस वजह से जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने अपनी बजट का 40% जो था वो पंचायत को डिलीवर किया। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।